Hi guys, welcome to another episode of It's Unscripted. I'm Vanshika. And I'm Srishti. So today we have with us our very first male guest on the podcast, Mr. Mani Sharma. हेलो How are you, Mani? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बिल्कुल बढ़िया एकदम अमेजिंग फीलिंग। और हम प्रोवाइड करवाएंगे जो भी हमारे नॉलेज है वो आपकी ऑडियंस को, और जितना हम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकते हैं उतना हम देने का ट्राई करेंगे। Okay, so let us introduce you all to Mani. Mani is the sports president of DU and hold first rank in CrossFit in India and 8th rank overall Asia. Amazing. मनी, आप बचपन से स्पोर्ट्स में हैं और कब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्पोर्ट्स की तरफ? बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में हूँ क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा रहा और सपोर्ट भी मिलती रही, तो मैं स्पोर्ट्स में आ गया और अपना परस्यू करता रहा अपनी गेम को। और जब लगा कि हाँ भाई इंजरी हो गई या आगे चीज़ें बढ़ती रही, दिक्कतें बढ़ती रही, तो इसी स्पोर्ट्स करियर को मैंने अपने प्रोफेशन में भी चेंज कर लिया और चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? कौन सी क्लास में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? तो बचपन में ही अकेडमी थी टाइकोंडो की एक हमारे वहाँ, तो वो मैंने ज्वाइन करी। तो स्टार्टिंग टाइकोंडो से? हाँ, स्टार्टिंग मेरी टाइकोंडो से थी। तो मैंने टाइकोंडो खेला अराउंड 9 इयर्स मैंने टाइकोंडो खेला। उसमें नेशनल खेले, कई कैंप भी गया। और उसके बाद उसकी टाइकोंडो की एनर्जी को मैंने जो यूज़ किया, और बेसिकली जो मैं अपने नई गेम में इंट्रोड्यूस हुआ वो टाइकोंडो के बेसिस पे ही हुआ। क्योंकि लेग की स्ट्रेंथ मुझे डेवलप करनी थी। लेग की स्ट्रेंथ डेवलप करते करते इतनी डेवलप हो गई कि मैं क्रॉसफिट में इन्वॉल्व हो गया। और क्रॉसफिट को खेलते खेलते ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खेलते खेलते इंडिया में फर्स्ट रैंक हो गई, एशिया में हो गई, फिर पूरे इंडिया में नाम। Okay, so Mani, CrossFit के बारे में थोड़ा सा बताइए for the viewers who don't know what CrossFit is. CrossFit इज बेसिकली फंक्शनल मूवमेंट कॉन्स्टेंटली वेरिड एट अ हाई इंटेंसिटी। मतलब आपको कई सारी मूवमेंट को एक ग्रुप बनाकर आपको वर्कआउट करना है और हाई इंटेंसिटी पे। मे बी हो सकता है वो 10 मिनट का वर्कआउट हो या 1 आवर मतलब एक लिफ्ट करनी हो सिर्फ, और या 20 मिनट का वर्कआउट हो। तो इस डिपेंड कि वर्कआउट डिज़ाइन कैसा हुआ है उस टाइम पर। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपने पहले शौक था खेलने का, फिर उसका इंटरेस्ट उसमें जागा, फिर उसको आपने अपने प्रोफेशन में बदल लिया। तो फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करने का तरीका क्या है? आपको कैसे पता लगा कि इस चीज़ को आप अपने करियर में भी बदल सकते हो? फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो, मुझे एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का कॉलेज है, तो मुझे पहले से ही पता था अपने 8th स्टैंडर्ड से कि मुझे कहाँ पर एडमिशन लेना है। मतलब क्लैरिटी बचपन से ही हाँ, थी? बचपन से पूरी पता प्लानिंग था। करके आप चले? हाँ, बचपन से पता था कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ जाना है, फिर क्या करना है? हाँ क्या करना है। तो उसमें एडमिशन लेना भी थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर। पूरे ड्यू में अलग से ही उसका कॉन्सेप्ट चलता है। पहले एंट्रेंस होता है, आपके जो सर्टिफिकेट आपने गेम में पार्टिसिपेट किया है वो आपको शो करने होते हैं। फिर उसके बाद आपके ट्रायल्स होते हैं, फिर जाके अच्छा, एडमिशन। पूरा प्रोसेस होगा कि आप अगर आप स्पोर्ट्स के बेस पर जा रहे हो तो आपने कहाँ कितना खेला, कैसा खेला, और उसका प्रूफ भी सब आपको हाँ, दिखाना पहले पड़ेगा। पढ़ाई का होता है। सबसे पहले एंट्रेंस होता है जिसमें पढ़ाई की, आप स्पोर्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, अच्छा, आप गेम अच्छा। के बारे में क्या जानते हैं। जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे देन आप उसके आगे सेकंड स्टेज पे जाएंगे, वरना आप फर्स्ट स्टेज पे ही Out. बाहर आउट। ओके, सो अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है और उसको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है या फिर इसको एज अ करियर ऑप्ट करना है, तो वो ऐसे क्या क्या स्टेप्स करे जो ही और शी कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट? अगर आपको बेसिकली पूरी डिग्री करनी है आपके पास, अगर आपने 12th करी है और उसके बाद आप कैरी चीज़ों को लेके आगे जाना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स में BSc, BP, BPEd ऐसे कोर्स कर सकते हैं, या MSc इन स्पोर्ट्स साइंस ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हम भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसे हमारे जैसे कई अकेडमीज़ और NIS पटियाला भी है जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में पहले से भी हैं और अगर आप गेम में हैं किसी। तो इन कोर्सेज को करने का फायदा क्या होता है? ये आपको एक सर्टिफिकेशन दिलाते हैं कि आपको ये चीज़ आती है? ये आपको एक सर्टिफिकेशन दिलवाती है। आपके पास जब सर्टिफिकेशन या आपके पास नॉलेज होगी बेसिकली, तभी आप मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे और तभी आपको लोग लोग पे trust भी करेंगे, करेंगे। ट्रस्ट करेंगे। अगर मैं बिना नॉलेज के, बिना किसी चीज़ को जाने हुए मार्केट में उतर गया, जब पता ही नहीं है तो क्या प्रोवाइड करवाऊंगा और क्या पैसे आएंगे। 12th के बाद मुझे लगता है आपने अपना बिजनेस की स्टार्टिंग की होगी, तो फैमिली का कितना सपोर्ट आपको रहा? बचपन से फैमिली का सपोर्ट था कि ठीक है मैं जो कर रहा हूँ फैमिली का सपोर्ट है, या फिर घर वालों ने बोला कि स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रखा है या एथलीट वाली फील्ड में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रखा है? तो क्या उन लोगों का
टेक था? इंडिया में मतलब सबको स्पोर्ट्स में वैसे सपोर्ट नहीं मिलती, बट मेरे ऊपर वो था है घर वालों का कि मेरे को हमेशा सपोर्ट मिली, कभी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई, हमेशा घर वालों ने सपोर्ट किया और कहा जो कर सकते हो आप, जैसा हर चीज़ से सपोर्ट थी, तो फैमिली से कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हमेशा सपोर्ट किए। ओके, सो जैसे आप ट्रेनर हैं, तो आपके ट्रेन किए हुए बच्चे नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, लाइक मयंक डागर। तो ऐसी क्या चीज़ है जो जिस पे आप फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा, कि हाँ अगर आपको दिख रहा है किसी में पोटेंशियल है तो उसके किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे? बेसिकली हम प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर कोई भी एथलीट है, उसको उसकी गेम में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से, लाइक किसी में स्ट्रेंथ की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस की, उसका कोई भी मिसिंग पार्ट है, उसकी टेक्निक को लेकर नहीं, जो गेम की है उस टेक्निक को बढ़िया तरीके से कैसे परफॉर्म करें, उससे जो भी रिलेटेड चीज़ है वो हम कवर करवाते हैं। लाइक आपने अभी मयंक डागर की बात करी, वो बॉलर है, तो बॉलर में जो जो हम जैसे मोबिलिटी चाहिए और एंडोरेंस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो सब हम डेवलप करवाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जिनका अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिसाइड होती हैं। आप ओलंपिक्स पे फॉलो कर रहे हैं? ओलंपिक्स चल रहे हैं, कल तो नीरज चोपड़ा सिल्वर ले आए हैं। हाँ, सिल्वर ले आए, बहुत अच्छी फीलिंग है। बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस टू नीरज एंड टू इंडिया India, आल्सो। बट वो होता है ना कहीं मेरे मन में तो था कि गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा। आपकी क्या फीलिंग थी? अब जैसे गोल्ड पहले एक बार हमें मिल चुका है नीरज के थ्रू, तो हमें हमेशा ये रहेगा कि वो गोल्ड के लिए दावेदार है। expectation तो तो हमेशा सिल्वर, ही रहती हाँ, है। सिल्वर को हम वो नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई सिल्वर आ गया, तो हम उतना नहीं ला पा रहे अपने अंदर खुशी एज कम्पेयर टू गोल्ड की, क्योंकि उम्मीद थी हमें गोल्ड की, आ गया सिल्वर, तो थोड़ा थोड़ा सबके मन में है, पूरे इंडिया के मन में है कि हाँ भाई एक गोल्ड तो चाहिए था। बट ठीक है, नॉनदलेस सिल्वर इज आवर्स नाउ। बट हमारे पास जो सिल्वर मेडल है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम वैसे देखें तो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक इंडिया का मेल कैंडिडेट है जो सेकंड टाइम अपना एक कंटिन्यूटी में मेडल लाए। और बहुत गर्व की बात है, मुझे लगता है सिल्वर बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर वही वाली बात होती है कि अगर थोड़ा सा भी रह जाता है, कुछ भी हो जाता है, सबको थोड़ी उम्मीद होती है ना कि यार इतना और हो जाता है, इतना और हो जाता है, बट वी डोंट नो, वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर्स। वो प्रेशर, वो सब चीज़ें वहाँ जाके पता लगती हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ नीरज। डेफिनेटली इंडिया में टैलेंट तो बहुत है, और आपने तो इंस्टाग्राम पे आजकल मीम्स भी देखे होंगे कि ये जुगाड़ देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आउट एंड लाउड, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इंडिया में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट उसके कंपैरेटिवली ओलंपिक्स में हम इतना ज़्यादा बेटर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? इसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब, और जैसे कंपैरेटिवली चाइना से अगर हम कंपेयर करें या यूएसए से हम कंपेयर करें, तो हम लोग बहुत पीछे हैं उस रेस में, और इतना टैलेंट होने के बावजूद। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ये सबसे पहले तो हमारा जो ग्रास रूट लेवल है ना, उसको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा काम कहाँ पर चल रहा है, एक तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसे हुए हैं, गेम में कम है, ठीक है। वरना आप खुद देखो 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, एज कम्पेयर टू अदर्स हम बहुत ज़्यादा, और यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्री, मगर मेडल क्यों नहीं आ रहे? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं है। अगर ग्रास रूट से कोई बच्चा उठ के भी आ जाता है तो जुगाड़ चाहिए। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है, सबसे पहले तो टीम गेम अगर मेजर जो है, अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो आप आगे तो जा ही नहीं सकते। जुगाड़ मतलब अगर आपका कोई Connections होने कनेक्शन नहीं है, आपके कोई लिंक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ये एक हार्श रियलिटी है स्पोर्ट्स की, ठीक है। हम क्योंकि बाहर से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, मगर प्लेयर हर गली में है। ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी इंडिया जैसे कंट्री में? बिल्कुल सही बात। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मगर रियलिटी ये है कि ग्रास रूट खराब कर रखा है, Politics बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करवा रखा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चेंजेस भी आ रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए नीचे से उठ के तो आए बच्चा। और अगर कोई बच्चा उठने की हिम्मत कर रहा है, उसके घर वाले हिम्मत जुटा रहे हैं, तो सिस्टम इतना ज्यादा करप्टेड है। मैं बताती हूँ कि हमारे जो घर में जो अंकल दूध लेके आते हैं, उनका बेटा एथलीट है, वो भागता है और वो बहुत अच्छे लेवल का भागता है। तो जो इंसान दूध वाला काम कर रहा है वो इतना ज्यादा तो नहीं कमाता है, तो वो अंकल का, बट उनका ये है कि इसको जो बनना है वो मैं कराऊंगा। तो खूब पैसा लगा रहे हैं, खूब मेहनत करा रहे हैं, उसको अलग अलग स्टेट्स लेके जा रहे हैं कि वो स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा। और हर बार हम भी घर पे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस बार तो वो कुछ बंदा करके आएगा, इस बार मेडल लेके आएगा। और हर बार ना कोई और वो बच्चा,
और वो सिस्टम हमें वहां से पता लगा, जब आंखों देखी जो बात होती है ना, उसकी रियलिटी तुम्हें ज्यादा समझ आती है। तो वो अंकल बोलते हैं कि हाँ होता है करप्शन, कि मेरा बच्चा मेहनत करता है, मैं उस पर सारा पैसा लगा दूं, कितनी इनकम होगी उनकी, बट रियलिटी वही है कि ये करप्शन हर जगह है। तो वो बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है वो इसीलिए सिर्फ वहां नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि सिस्टम ही करप्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है कि अगर इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है बट वो एक अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहे, एक अच्छे लेवल पर रीच नहीं कर पा रहा। और मुझे लगता है सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, हर जगह जुगाड़ वाली चीज़ हर जगह घुसी हुई है। चाहे वो आप एंटरटेनमेंट सेक्टर ले लो, कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो, हर जगह ये जुगाड़ वाली चीज़ घुसी हुई है। इसी उस पे मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि जो कंपैरेटिवली, जैसे मैंने अभी पहले भी ये बात की कि हमारे अलावा जैसे यूएसए है, चाइना है, वो लोग और ज़्यादा हम लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि उनमें बचपन से उन बच्चों को ट्रेनिंग उस लेवल की दी जा रही है, या क्या मतलब क्या रीज़न हो सकता है? जैसे चाइना का अगर हम एग्जांपल लें तो वो क्या करते हैं, ग्रास रूट से बच्चे उठाते हैं और जो स्पोर्ट्स में बच्चा है उसको स्पोर्ट्स पे फोकस रखते हैं। इंडिया में क्या है कि आपको स्पोर्ट्स का बच्चा अगर गरीब है, सबसे पहले हम देखें अगर मेजोरिटी स्पोर्ट्स खेलता कौन है, जो नॉर्मल स्पोर्ट्स आ रहे हैं, गरीब बच्चा खेलता है। अमीर कितने प्लेयर बने हैं, क्योंकि अमीर नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उस लेवल पे मेहनत करे। प्लेयर बनता है गरीब बच्चा। गरीब बच्चे को अगर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो कैसे जाएगा वो। चाइना वाले वहां पर बच्चे को उठा के अपने पास रखते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं उस तरीके से। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया आज तक जो ग्रास रूट से उठा के और टेस्ट करवाए। चाइना में क्या होता है, पहले टेस्ट होते हैं सारे कि किस बच्चे को किस गेम में डाला जाए। अगर मसल के टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, वो सब देखते हैं, किस लेग में स्ट्रेंथ ज्यादा है, आर्म्स में ज्यादा है, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में, उसके अकॉर्डिंगली गेम सेट होती है। हमारे यहाँ गेम कैसे सेट होती है, पास में कौन सा अकेडमी है। अगर जूडो की है, जूडो में एनरोल हो जाओ, स्टेडियम पास है तो स्टेडियम। बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि रियलिटी यही है। और मेरे को लगता है आज के टाइम में जहाँ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो पेरेंट्स ना, जैसे मेरी फैमिली में भी है, बच्चे क्रिकेट एकेडमी भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, क्योंकि क्योंकि बच्चा फोन में लग रहा है ना, तो घर वाले चल फोन नहीं चलाएगा, इसे वहीं भेज देते हैं। पेरेंट्स ही सीरियस नहीं है, मेरे को लगता है आधे से ज्यादा टाइम तो वो कि चल बच्चा बस फोन ना चलाए, तो तू कहीं भी चला जा, जो भी आसपास एकेडमी है वहाँ उसको डाल दिया। एक्चुअली में ये पेरेंट्स का काम नहीं है, पेरेंट्स का काम है बच्चों को कहीं तक पहुंचा देना। उसके बाद काम है कोच का। कोच इंडिया में बैठे हुए हैं पैसा लेने वाले, कि बच्चा जाए ना जाए, अपने तो पैसे आ रहे हैं, महीने के फीस आ रही है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, बच्चा दिखा कि हाँ अगर कोच एजुकेटेड है तो देखेगा बच्चा इस गेम के लिए नहीं बना, ठीक है, बच्चे को दूसरी गेम में डालेगा जिस चीज के लिए वो है। मान लो उसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, और बच्चे को मैं खिला रहा हूँ एंड्योरेंस वाली गेम, मैं उसको हाफ मैराथन खिला रहा हूँ, 10 किलोमीटर खिला रहा हूँ, वो बच्चा कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो एक कोच का काम है कि उसको दिख गया भाई ये मेरी गेम के लिए नहीं बना, उसको जो गेम के लिए बना है उसमें भेजना। तो ये इंडिया में कल्चर नहीं है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम शायद ऐसे ही कहते रहेंगे कि इंडिया में प्लेयर नहीं है, या रील्स बनती रहेंगी, या मीडिया में सिर्फ ऐसे लोग बोलते रहेंगे। जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक लोग सीरियस नहीं होंगे और कोचेज नहीं होंगे। तो अभी जैसे आपने बताया कि जो बच्चे अच्छा ज्यादा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, रिजल्ट इतना ज्यादा बेटर नहीं आ पा रहे, उसके रीजन कोचेस ना बेटर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना होना, करप्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि करप्शन इतना ज्यादा है कि जो आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि या तो वो गरीब है या उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो अब हम बच्चों की बात कर ही रहे हैं, तो इस पर मैं एक और आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जैसे पेरेंट्स हैं, वो अगर उनको चाहिए कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, कुछ आगे बहुत बढ़िया करे, तो क्या एज आपके हिसाब से एक अच्छी एज है कि इस एज में बच्चे को हम रनिंग करा सकते हैं, मतलब बाहर ग्राउंड में छोड़ सकते हैं कि वो उससे मेहनत कराओ? अगर हम सिर्फ जर्नल उसकी बात करें, मोटर कंपोनेंट की, वो स्टार्ट हो जाती है आपकी 3-4। मोटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मोटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपके नॉर्मल जो मसल हैं, जो ग्रोइंग मसल है, उनकी मूवमेंट, वॉकिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, ये सब मूवमेंट आपकी बचपन से स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके मोटर कंपोनेंट होते हैं। तो ये बच्चा जैसे स्विमिंग में डाल देते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, और फिर जिम्नास्टिक की जो एज है, अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक में भी देखेंगे, ओलंपिक में भी जो मेडल मारते हैं बच्चे 9 से 10 साल, 20 साल, 15, 16, 17 साल पे तो जिम्नास्टिक खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट गेम आप कभी जनरल फिटनेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, मगर जो एक्सपर्टीज गेम है वो अलग अलग एज ग्रुप से स्टार्ट होती है। हर गेम का अलग कंसेप्ट है। जैसे वेट लिफ्टिंग में थोड़ा जब आपकी मसल मैच्योरिटी आ जाती है 17-18, तो ये स्टार्टिंग एज है। अब 20-22 में ओलंपिक में जितने भी आप बच्चे देखोगे 18 पे स्टार्ट होते हैं ओलंपिक में जाना। और अगर जिम्नास्टिक देखोगे तो 9 साल की बच्ची भी है,
10 साल की तो बच्ची भी है, बच्चे भी हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा स्पोर्ट में आपका बच्चा जाना चाह रहा है, उसके हिसाब से उसकी एज मैटर। हाँ, गेम से डिपेंड करता बट है। अगर हम जेनरिक सेंस में भी देखें कि बच्चे को बस ऐसी हेल्थी रखना है तो उसको दौड़ा दिया, ऐसे पुशअप पुलअप्स करा दिए, तो 5-6 साल मुझे लगता है हाँ, कि बच्चे को करा सकते हैं। 5 साल से आप स्टार्ट करा ट्रेनिंग करा सकते हो। ट्रेनिंग करा सकते हो। ओके, सो जैसे अभी के दौर में ना क्या चल रहा है कि बच्चे 12th तक स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस होते हैं, बट जैसे ही वो 12th पास करते हैं एकदम उनकी सीरियसनेस सारी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है क्या पता वो अपने करियर पे फोकस करने के लिए कि भाई चलो अब करियर बनाते हैं, बहुत खेल लिया, ये वाली चीज़ होती है। तो क्यों होता है ऐसे बच्चों के साथ कि वो 12th तक ही सीरियस है, उसके बाद वो नहीं रहते? इसमें जो मेजर रोल है ये बच्चे का नहीं है, मतलब बच्चे का भी है बट ज़्यादा बच्चे का नहीं है कि 12th के बाद वो परस्यू करता है, नहीं। क्योंकि अगर उसको आउटपुट दिखेंगे तो हर बच्चा करना चाहेगा। बच्चे को करियर नहीं दिखता, बच्चे को सपोर्ट नहीं दिखती। अगर आपको सपोर्ट नहीं दिखेगी, आपको करियर नहीं दिखेगा, तो आप आगे जाओगे कैसे? 12th के बाद हमारे पास एक प्रेशर होता है कि आपको अपने करियर बिल्ड करना है। घर वाले सोचते ही हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि जर्नल उसमें अगर आप देखेंगे तो एक हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें गेम को प्रमोट किया जाता है। पंजाब एक ऐसा स्पोर्ट्स है, ठीक है। वहाँ घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बच्चे को बोलते हैं जा खेल, ठीक है। बाहर क्या कल्चर है? बाहर नहीं है, क्योंकि आजकल जो रेस है, रैट ट्रैप में लोग फंसते जा रहे हैं। और ऐसे एक गेम बन चुकी है, गेम इन द सेंस लाइफ का जो गेम चल रहा है कि आपको 12th करा, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी। गरीब घर से ज़्यादा ही गरीब से हैं, वो 12th के बाद नौकरी पे चढ़ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स को अगर बच्चे का जो सेट नहीं होगी चीज़ें, तो कहाँ से बच्चा परस्यू करेगा? तो बच्चे की मैं नहीं मानता कि 100% गलती है। अगर सिस्टम की 70% है, 30% बच्चे की है। और इस पॉइंट को कोई नहीं देखता, सब बोल देते हैं कि हाँ भाई बच्चे सीरियस नहीं। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने हरियाणा की बात की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एथलीट, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो निकलता है वो हरियाणा से निकलता है, मेजॉरिटी जो है। तो वो इसलिए ये क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, या वहाँ पे सभी ऐसा वहाँ होता है कि कल्चर ही भाई- ऐसा है क्या? हाँ, वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। एक तो कल्चर वैसा है, ठीक है। और वहाँ पर प्रमोट जो स्पोर्ट्स को है वो बहुत अलग लेवल पे किया जाता है। और अगर आप अभी भी ओलंपिक में देखोगे, सिर्फ पूरे इंडिया में हर स्टेट से 2, 3, 4, 5 गए हैं। सिर्फ पंजाब और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें पंजाब से 14 प्लेयर गए हैं और हरियाणा से 24 प्लेयर गए हैं। एक तरफ पूरी कंट्री और एक हाँ, तरफ सिर्फ हरियाणा और पंजाब। पर मुझे लगता है कि कब तक सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही ओलंपिक्स और ऐसे स्पोर्ट्स का वो बोझ अपने कंधों पर लेकर घूमेंगे। आई गेस दिस इज द हाई टाइम कि स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लिया जाए और उसके लिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाएं कि बच्चा उसको एज अ प्रोफेशन कंसिडर तो करे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। आपने जो बात बोली ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि बच्चे को फ्यूचर ही नहीं दिख रहा ना, इसीलिए तो वो चीज़ छोड़ रहा है। अगर उसको दिखेगा कि ब्राइट फ्यूचर है या वो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, तो कभी नहीं छोड़ेगा उस चीज़ को। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सुशी, तुमने खेला है कभी अपने स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स? मैंने तो गली स्पोर्ट्स ही खेले हैं, बस उसी में मजे आते थे। उसमें भी अच्छा, मैं ना ऐसा था, मेरा भाई जैसे खेलने गया तो मैं उसको मुझे भी लेके जा, तो वो ले गया और फिर मेरे को ऐसे बॉल डाल रहा है, ऐसे अंडर हैंड वाली, कभी ऐसे बॉल, तो पर ठीक है। मतलब वही है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि एक्सपोजर इतना ज्यादा मिला नहीं, और शायद मेरा भी इंटरेस्ट है इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अगर इसका भाई बॉल थोड़ा ऊपर से डालता तो एक्सपोजर बहुत तगड़ा मिलता है इसको। शायद मिथाली राज के साथ आज ये बैठी होती है। अगर कोई बच्चा है या हम लोग भी हैं, तो आप से मैं जानना चाहूंगी ऐसी 2-3 एक्सरसाइजेज या डाइट अगर आप कुछ हमें रेकमेंड कर पाए कि ये कर लो तो तुम एक फिट हेल्दी बॉडी तुम्हारी रहेगी। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं और अगर आप घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बर्पी कर सकते हैं। XY रैप ले लो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड, लाइक आपने आज 20 करे, फिर नेक्स्ट 2-2, 4-4 आप इम्प्रूव करके, पहले दिन ही 20 की बात चल रही है या तो 2 नहीं होते। हाँ, तो आप रेस्ट लेके आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले बर्पी हो गई, नॉर्मल स्क्वाट हो गए, पुशअप हो गए। और ये ऐसा नहीं है एक्सरसाइज है, ये फंक्शनल मूवमेंट है। आप अपने घर में चेयर पे बैठते उठते हो, क्या है वो? स्क्वाट है, ठीक है। आप कोई सामान उठा के आप रख रहे हो कहीं पर, वो क्या है? ओवरहेड प्रेस है, ठीक है। तो जो आपके फंक्शनल मूवमेंट है ना, उन्हीं को आप वर्कआउट में डिजाइन कर सकते हैं। बस फर्क क्या हो जाएगा, वो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास डंबल है 2.5, 5, 10। अगर आप नहीं है तो आपके पास वाटर बोतल है, आपके पास बैग है, तो आप उन चीज़ों से आपको अपने लाइफ को हेल्दी रख सकते हो। बट लोग रखना नहीं चाहते, इसलिए नहीं रख पा रहे। जो रख रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं।
आलस मुझे लगता है सबसे, मेरा तो यही रीजन है कि वो आलस ही इतना ज्यादा है कि अरे बहुत चल ज्यादा है। देखी जाएगी, अरे और चल अब तो हो जाएगा। गर्मी है, गर्मियों में आलस आ रहा है हमें, मैं ये तो देख। पता है मेरा अभी फिलहाल माइंडसेट यही चल रहा है कि सर्दी आ जाएगी ना तब 2-3 किलो वजन कम कर लूंगी, क्योंकि तब गर्मी तो सर्दियों गर्मी है में- ना, सर्दियों निकल में नहीं नहीं होता। सर्दी में कंबल से कहाँ निकल पाओगे। सबसे मेजर भाई बहुत बहुत दिक्कत पड़ती है। वो है अपने दिमाग को ना बस मैनिपुलेट कर रही हूँ। अभी तो गर्मी है, सर्दियों में देखा जाएगा, सर्दियों में फिर हो जाएगा यार बहुत ठंड है, इतनी ठंड में तो नहीं हो पाएगा, गर्मियों में देख लेंगे, वो लूप चलता रहता है। वही। अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर मुझे मतलब 1-2 हफ्ते में ऐसे बिल्कुल ड्रास्टिक वेट लॉस करना है तो मैं कैसे करूँ? क्योंकि मुझे करना है। मत करो कितना तुम्हारे लिए। ड्रास्टिक। मतलब ड्रास्टिक एज इन 6-7 किलो। नहीं, मैं तो 10 किलो के लिए जा रही थी, लेकिन हाँ चलो 6-7 किलो इज लाइक ओके। देखो आप 6-7, आप 10-15 बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। एक महीने में? एक महीने में नहीं, आप 2-4-5-10 दिन में भी कर सकते हो। हैं? हाँ, मगर आप उसका साइड इफेक्ट, आपकी बॉडी में सिर्फ वाटर है 70%, आपका वेट कम नहीं होगा, आपका सिर्फ वाटर रिटेंशन हो अच्छा। जाएगी, आप वाटर आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो उस वेट को कम करके कोई फायदा नहीं है। आपको कम करना है अपना फैट, ना कि अपना वाटर। तो फैट को कम करने में तो वो एक आपका slow process है, उसका एक पूरा सिस्टम है तरीके से, पूरा। हाँ, तो वो आपको पूरे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। डाइटिशियन जो आजकल दिखाते हैं कि 1 महीने में 15 किलो कम कर दिया, 20 किलो कम कर दिया, तो वो सिर्फ अपने डाइट में ऐसी कुछ चीजें डालते हैं जिससे वाटर आपका अच्छा। बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब कुछ नहीं खाओगे तो 2-4 किलो वैसे ही 1-1 महीने में चला जाएगा, और वाटर रिटेंशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो डिटेंशन की वजह से आपका स्केल पे वेट कम हो जाएगा, मगर लाइफस्टाइल में जो आगे जाके दिक्कत होगी ना, अच्छा। वो बहुत बढ़िया होंगी। बहुत बढ़िया हाँ, होंगी। क्योंकि जो लोगों की मेंटेलिटी ये है कि बस पतले हो जाओ। पतले हो जाओ। हो जाओ। बढ़िया इन द सेंस कि आप एक फिटनेस ट्रेनर या इन सबको आप पैसे नहीं देना चाहोगे। डॉक्टर के पास जाओगे आप, बढ़िया 1 मिनट में उसको 2,000 रुपये दे दोगे। एक फिटनेस ट्रेनर ने आपसे मांग लिया, जिम में किसी ने 5,000 रुपये मांग लिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जिसमें ये आपको हकीकत है वैसे। दवाई से और डॉक्टर के पास जाने से आपको फिटनेस कोच या फिटनेस ट्रेनर या जिम बहुत इजीली बचा सकते हैं, और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। मगर हमारा मेन है कि कोई नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, 2-4 हज़ार रुपये दो, ठीक है, और मिनट में पैसे लगा दो। चलो, अगर जिम से रिलेटेड बात चल रही है तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया कि मेरा एक भाई है जो बहुत ऐसे जिम एंथुसियास्ट है बिल्कुल। तो उसने क्या किया, वो पाउडर समथिंग आते हैं, तो उसने प्रोटीन पाउडर? प्रोटीन पाउडर, लेकिन कुछ और था वो प्रोटीन नहीं था, या आई डोंट नो, क्रेटीन भी तो कुछ होता है। क्रेटीन पता नहीं क्या था वो। और उसके जो ट्रेनर थे उन्होंने प्रोवाइड कराया, बट उससे उसको इतने मतलब क्या साइड इफेक्ट हुआ आई डोंट नो। एलर्जीज हो गई? नहीं, एलर्जीज नहीं, उसको पता नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम कुछ तीखा नहीं खा सकते, मतलब उसका अंदर का पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब डैमेज हो कुछ गया, issues हो गए। इंटरनली बहुत डैमेज हो गया उस तो ये powder ट्रेनर ऐसी वालों क्या से। चीजें दे रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि मतलब उस पाउडर में ऐसा क्या था, या वो पाउडर ही था? समझ मतलब हम भी नहीं समझ पाए। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके भाई को क्या दिया, जब तक मैं देखूँ नहीं या कोई टेस्ट नहीं होता। मैं बस ये कह सकता हूँ कि जो वैसे जनरल उसमें सप्लीमेंट्स देते हैं, तो हमने उसका मिथ बनाया हुआ है कि वो गलत होते हैं। सप्लीमेंट एक्चुअली में होते क्या है, सप्लीमेंट लाइक आप अपनी डाइट से कोई चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हो, आप अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टीविटामिन नहीं कर पा रहे हो, आप ओमेगा 3 नहीं ले पा रहे हो अपनी नेचुरल डाइट से, ठीक है, आप ऐसा ज़्यादा फॉर्म में नहीं ले पा रहे हो। तो सप्लीमेंट क्या है, एक नॉर्मली उसमें से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, और आपको टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में दे दिया। और कुछ आजकल मार्केट में जो नकली सप्लीमेंट बन रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपके भाई को वो दे दिया हो या उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। अगर आप एग्जांपल लें हम कि मैं 200 ग्राम या 400 ग्राम एक साथ बैठ के चिकन नहीं खा सकता, मगर मैं 2 ग्राम स्कूप ले सकता हूँ प्रोटीन के, तो वो इसीलिए प्रोटीन एंड सप्लीमेंट अच्छी चीज़ है। बट मार्केट में इस तरह से इसको बनाया गया है कि ये नेगेटिव फॉर्म में अब डेवलप हो रही हैं चीज़ें। तो इससे बच कैसे सकते हैं? मतलब जैसे ये मैंने भी सुना है कि ऐसे नकली प्रोटीन है या ऐसा वैसा जो भी है, तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है कि ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ें लो? बिल्कुल, आप बढ़िया वेबसाइट से लें, बढ़िया कंपनी से लें, तो आप बच सकते हैं। वरना तो ये चीज़ें चल ही रही हैं। हाँ, मार्केट में आप ट्रेनर के पास गए, अब 2-4 हज़ार कमाने के लिए कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ। तो जैसा आपने बताया कि आप एक एकेडमी भी रन करते हैं, तो उसमें बच्चे भी आते होंगे, तो क्या एज ग्रुप से आप उनको ट्रेन कराते हो, और क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं या ऐसी क्या क्वालिटीज आप उनमें देखते हो जिस हिसाब से फिर आप उनकी ट्रेनिंग आगे कराते हो? एक्चुअली में जैसे अभी मैंने बताया कि हम जो ट्रेनिंग कराते हैं, मेन जो ट्रेनिंग है
वो ट्रेनर्स को ट्रेनर्स बनाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कोचेस बनाने के लिए। तो वो 17 प्लस से ही स्टार्ट होता है। अच्छा। और जो एथलीट बनने के लिए, एथलीट एज अ वेट लिफ्टिंग, एज अ क्रॉसफिट एथलीट, वो अलग है। मगर ये जो हमारी मेन एकेडमी जो हमारा काम है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना ठीक है है। और कोचेस मार्केट में प्रोड्यूस करना है, ताकि ये लोग जाके मार्केट में आगे कोर्सेज आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा चुके। अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर हम ये मान सकते हैं कि आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर जो आपकी एकेडमी से निकल रहा है वो एक ऑथेंटिक इंसान है जो सारी ट्रेनिंग, सारी चीजें सीख कर आया है, पढ़ कर आया है। बिल्कुल, वो आगे मार्केट में प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स। ठीक है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो, तो जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करने जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ है ऐसा कि कितना स्माइल कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि भाई वो भी फिटनेस इंडस्ट्री में ही होनी चाहिए, या वो या भी ऐसा कुछ ऐसे- स्पेसिफिकेशन नहीं कि चलेगी, मेरी उससे बस बननी चाहिए। अभी ऐसा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी सोच लो। अभी सोच लो तो हाँ भाई, अपना जब फिटनेस इंडस्ट्री में है और ऐसा कुछ है, तो अगर मान लो मैं फिटनेस को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, और तो मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग फिट रहें। तो सारे लोग जब फिट रहे, मैं तो अपने मम्मी पापा सबको फिट करना चाहता हूँ, तो फिर वो तो सभी फिट है तो सब वो ही भी फिट तो होंगे। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री से रिली मिली होनी चाहिए। फिटनेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो डिपेंड करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो अच्छा, नहीं है specification नहीं कि है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से होनी चाहिए। फिट होनी चाहिए। फिट बाद में भी हो सकती है, इतनी मतलब पढ़ाई कोई- क्यों करी हमने। मतलब कोई भी चलेगी, ठीक है, ये भी सही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आना कंसिडर करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें ही अपना करियर स्टैब्लिश करें, तो आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? सबसे पहले तो वो एक बेस्ट से बेस्ट एकेडमी ढूंढे जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। और सबसे पहले कि कुछ अलग कोर्स करें, ठीक है। जो जनरल पॉपुलेशन वाला जो नॉर्मल सब कर रहे हैं, उससे कुछ एडवांस होना चाहिए, तब आपको मार्केट में कुछ एडवांस चीज़ें मिल पाएंगी और आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। अगर मैं जैसे मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर, मेरी खुद की कंपनी है, तो इसीलिए मैंने अपने जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं सारे वो एक ऐसे कर रखे हैं जो मार्केट से अलग है। जितनी भी अकेडमीज हैं, बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे, जो भी अकेडमी है, उनसे करने के बाद लोग हमारे पास आते हैं कोर्सेज करने। वहां से कोर्स कर लिया, उसके बाद किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री में, फिर भी हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि हम एक कुछ अलग प्रोवाइड करवा रहे हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि थोड़ा अलग की तरफ, ठीक है। अगर बेसिक नहीं है तो बेसिक पहले स्टार्ट करें, ठीक है, फिर थोड़ा एडवांस और कोर्सेज करें और अपनी नॉलेज को गेन करें। थैंक यू सो मच मनी फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। Yeah, thank you so much. वेलकम। So with this, we have come to the end of the podcast. I'm sure that you all enjoyed it as much as We did. So for more real, raw and unscripted podcasts, don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow us on our Instagram handle. Till then, bye. Woo!